और साथ में जुड़ने का मौका दिया और मैं आश्वासन देता हूं कि ये आने वाले वर्षों में भी निर्बाध रूप से यूं ही चलता रहेगा। देखिए, ऐसा है कि अब बस फेसबुक पर ही या व्हाट्सएप पे कविता मत लिखिए। डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी की तरह उन कविताओं को उठा लीजिए प्रिंट आउट करके और अपनी अपनी किताब निकालिए। और गजल लिख रहे हो तो प्रताप गढ़िया जी को भेज दीजिए, सुधरवा लीजिए। और छंद लिख रहे हो तो विश्वजीत शर्मा जी के पास भेज दीजिए। ठीक है, ऐसे अपने साथ के लोगों को पहचानिए जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे सीखिए, बढ़िया रचना धर्मिता से जुड़िए, जिससे कि आपकी किताब भी आएगी, आपका नाम भी होगा और आपको सम्मान भी मिलेगा, साथ ही आपको संस्था से धन भी मिलेगा। इसलिए अच्छा लेखन करिए। इसी प्रेरणा के लिए ये प्रयास किया गया है कि शब्दाक्षर सिर्फ ताली बजा के उत्साहवर्धन करके फिर भूल जाने वाली संस्था नहीं है। सालों साल लगातार काम करने वाली, 3.5 साल से मैं 2 बजे के पहले तो सोता नहीं हूँ, 3 बज जाए अलग बात है। ठीक है, ये बात अलग है कि लोग 5 बजे उठ जाते हैं तो मैं 8 बजे तक सोता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि रात में जो मन लगता है निस्तब्धता में, उस समय शब्दाक्षर की सेवा करता हूँ। इसी तरह आप लोग हैं। उस चिंतन का सुपरिणाम यही है कि आज अच्छे अच्छे लोग, धन से समृद्ध, अर्थ से समृद्ध लोग शब्दाक्षर के साथ जुड़ रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं कि शब्दाक्षर के लिए। अभी देखिए, अजीत दादा ने कहा बहुत बड़ी फर्म है इनकी, बहुत बड़े अच्छे आनंद, हैदराबाद में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो अजीत गुप्ता का नाम ले लीजिए तो जानता नहीं है। और 10-20 किलोमीटर के एरिया से किसी रिक्शे वाले से पूछ दीजिए तो इनकी हवेली में पहुंचा देगा। इतने बड़े समृद्ध व्यक्ति हैं और विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। ठीक है, और इसके बाद भी ये कहते हैं कि रवि जी कुछ हो संस्था के लिए बताइएगा। ऐसे ऐसे लोग आपके साथ हैं, हम लोग, आप लोग हमारे साथ हैं, हम लोग एक परिवार के हैं। कोठारी जी के तो जितना चिंतन किया, चर्चा की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो बार बार कहता हूँ, आश्चर्य हूँ जब मैंने उनसे कहा कि सर देखिए बताइए तो कितना रिसोर्ट पूरा बुक कर दिया, कितना पैसा खर्च हुआ। 10 बार निवेदन करने पे इन्होंने बताया 14 लाख कुछ जो है हजार रुपए खर्च किए थे इन्होंने अकेले पिछले साहित्य उत्सव में। इसी तरीके से बड़े बड़े काम करते हैं अजीत गुप्ता। वहां पर लोगों को चश्मे बांटना, पैर जिनके कट गए उनको वो जो है पैर के नकली वो जो पैर कृत्रिम लगाना, बड़े बड़े कार्य हैं। साहित्य से जुड़े हैं, इतनी अच्छी गजलें कहते हैं जो लोग, आप लोग थे शाम को, आपने सुना होगा। ऐसे साहित्य से जुड़े हुए लोग, समृद्ध लोग, अर्थ से मजबूत लोग आपके साथ हैं। लेखन करिए, आनंद से रहिए, अपने परिवार को बढ़ाइए, बस यही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आज के आयोजन प्रमुख को और मैं अजीत गुप्ता जी की धर्मपत्नी जी भी आई है, मुझे बताया गया है। तो भाभी जी कल भी आई थी, अगर वो उपस्थित हो तो वो आवे और यहाँ पे विराजे उनके साथ। उनके ससुर के नाम से संस्था शब्दाक्षर सम्मान दे रही है, संस्था सम्मान दे रही है, वो भी आवे। हाँ, पधारिए। अजीत गुप्ता जी अपने सलाहकार हैं तेलंगाना प्रदेश के और ज्योति जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और सहयोगी हैं। आइए। और इसके बाद आयोजन प्रमुख डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर एक धमाका करें कि कौन 21,000 जीत रहा है, कौन 51,000 जीत रहा है। धन्यवाद रवि जी। आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि सोशल मीडिया के बढ़ने से एक जो अंतर आया है कि पहले हम लोग जब लिखते थे
तो उसका कोई चेक पॉइंट हुआ करता था। चेक पॉइंट वो संपादक होता था, चेक पॉइंट वो हमारे जो उस्ताद होते थे या गुरु होते थे वो होते थे। सबसे बड़ा संपादक होता था चेक पॉइंट। आपने कविता लिखी और भेजी और अगर छप गई, इसका मतलब है कि वो किसी लायक है। मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी पढ़ाई कविता के पारिश्रमिक से चली। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जब मैं बनारस आया था, बीए में नाम लिखा लिया, बीए ऑनर्स में, बीएचयू में, और मेरे पास पैसा नहीं था। अंग्रेजी में एमए करने वाला था, एमए में लिया था ऑनर्स, लेकिन अखबार जो था वहां पर आज अखबार था जो कि पारिश्रमिक देता था, एक कविता का 15 रुपया देता था। और 15 रुपया उस समय बहुत होता था क्योंकि बहुत से लोगों का जो ये वेतन हो, वो वेतन 80 रुपया होता था, 80-85 रुपया। तो जहां वेतन 30 दिनों का 80 रुपया मिले, वहां पर 15 रुपया मिले, वो बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये कि रविवार को छपता था गीत और बुधवार तक मनी ऑर्डर आ जाता था। वो आपको वो सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि वो चेक पॉइंट कहीं बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि फेसबुक पर दे देने पर और 100-150 लाइक हो जाने से हम समझते हैं कि कविता बहुत अच्छी है। वो नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के संस्था इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। शब्दाक्षर जो है वो उसके लिए आपको तैयार कर रही है, आप उसमें शामिल होइए और जो रचना अच्छी होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो नहीं रचना अच्छी हो उसको समझाया जाएगा, इसको थोड़ा इस तरह से सुधार किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि पता नहीं कैसे रवि जी को पता लग गया कि मैं इस पिछले 6 वर्षों से जो देश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है 15 लाख का के बिरला फाउंडेशन देता है, सरस्वती सम्मान, और उसका मैं अघोषित निर्णायक हूं। मैं बताता नहीं हूं, लेकिन यहाँ क्योंकि अपने साहित्यकार जो है नहीं तो पीछे पड़ जाते हैं लोग, तो वो पुरस्कार का अभी मैं जा रहा हूं दिसंबर में, कलकत्ता में उसकी बैठक होगी, उसमें निर्णय करने के लिए। ये होता है 15-15 लाख का साहित्य पर पुरस्कार मिलता है, लेकिन उसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है। साधना का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि आप 100% पढ़ें तो 10% लिखें। अगर आपने ये काम किया तो निश्चित रूप से आप प्रगति करेंगे। होता ये है, मैंने देखा है बहुत से हमारे देहरादून में भी रचनाकार बंधु हैं जो पढ़ते ही नहीं, केवल लिखते। तो ये लिखने का काम बिना समझे तो गणेश जी करते थे महाभारत में, हम लोग उस क्षमता के नहीं हैं। इसलिए आप पढ़िए, अधिक से अधिक पढ़िए। और दूसरी बात, क्या हमारे इनपुट जो है हमारे अंदर जिस तरह का जाएगा उसी तरह का आउटपुट निकलेगा। अगर हम अच्छी कविता पढ़ेंगे तो अच्छी कविता लिखेंगे, अच्छी कहानी पढ़ेंगे तो अच्छी कहानी लिखेंगे, अच्छा निबंध पढ़ेंगे तो अच्छा निबंध लिखेंगे। ये ध्यान में रखिए कि केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अच्छी रचनाओं को खोज के पढ़ना आवश्यक है। तभी आपका इनपुट सही जाएगा और वो कभी न कभी निकलेगा, क्योंकि हमारे पास भीतर कुछ होता नहीं है, जो हम देते हैं भीतर वही निकलता है शब्द के रूप में। तो ये
इतना मैं कहना चाहूंगा। मैं इस प्रतियोगिता के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं शब्दाक्षर को और खास तौर से गुप्त जी के प्रति बहुत भी आभारी हूं। इन्होंने एक दिशा दी है अच्छे कविता लेखन के लिए। ये पुरस्कार कोई बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इससे आपको दिशा मिलती है। ये अक्षर ने जो ये बात की थी कि 5 जूरी को अलग अलग वो दे करके और उसे मंगवाया, तो ये इससे बढ़ के और पुरस्कार व्यवस्था हो नहीं सकती है। मैं इसलिए शब्दाक्षर को रवि जी की जो नीयत है उसको नमन करता हूं। अगर वो चाहते तो थोड़ा सा कमीशन से लेकर के काम चला सकते। उन्होंने पूरा लेकर के मुझे सौंप दिया, और वो भी जब चलने लगे थे उससे थोड़ी देर पहले कि मैं ताकि फोन करके कैंडिडेट को सूचित न कर दूं कि कमीशन मुझे दे देना। बहुत अच्छा लगा मुझे। जो इसमें 8 प्रतिभागी रहे हैं, धनंजय जयपुरी, संत कुमार वाजपेयी, प्रदीप देवी शरण भट्ट, स्मृति कुलश्रेष्ठ, राजीव कुमार खरे, धर्मपाल साहिल, नीता श्रीवास्तव और सुमन सुरभ। ये 8 थे, और 5 जो उनको देखने वाले थे। थोड़ी बहुत जो मैंने जजों से बात की कि उनका आकलन क्या है ऐसे सब, तो कहा कि 8-8 दिन मुझे किताबों को पढ़ने में लग गए। तो इसका मतलब है कि पूरी तटस्थता के साथ न्याय किया है जो जूरी है उन्होंने, निर्णायकों ने। और अब मैं उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत अंतर नहीं है। जो प्रतिभागी हैं उनके नंबर में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। और जब अंतर है तो वो प्रथम द्वितीय 2 ही देना है। तो मैं सबसे पहले जो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं उनका नाम और उनको कितना मिला है वो मैं घोषित करना चाहूंगा। और जो द्वितीय पुरस्कार ले रही हैं वो है सुमन सुरभ। वही रही सुमन सुरभि को 291 अंक मिले। अब आपकी धड़कन और बढ़ गई होगी, खास तौर से प्रतिभागियों का कि प्रथम किसको मिला। अब लीजिए प्रथम पुरस्कार का भी क्योंकि घोषणा मैं कर देता हूं। और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली, फिर वही वाली, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं नीता श्रीवास्तव। उनको मिला है 317 अंक। मैंने कहा कि इसके बाद की भी जो संख्या, चूंकि मुझे आगे पुरस्कार नहीं है और करेंगे कि हम लोग कि आगे और भी सदस्य आगे बढ़े और ये पुरस्कारों की संख्या 5 तक जाए। लेकिन अभी चूंकि 2 ही पुरस्कार की घोषणा करनी थी, ये 2 पुरस्कार कर दिए हैं। सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देता हूं कि उनके अंक बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन पुरस्कार में थोड़ा बहुत जो अंतर आया है उसके कारण प्रथम और द्वितीय तक घोषणा करनी पड़ी है। जो जिनको मिला है उनको बधाई, और जिनको नहीं मिला है उनको अग्रिम बधाई। धन्यवाद। कोयल की वाणी वाली कवित्री, गीतकार, गजलकार,
सुमन सुरभि मंच पर शब्दाक्षर के नाम को अवध क्षेत्र में फैलाने वाली हम लोग लाइव चल छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया क्या बात अब रायपुर आएंगे तो मिठाई खाएंगे। हाँ तो कहाँ है इसमें शब्द? मैं उन रचनाकारों के भी नाम बताना चाहता हूँ जिनकी पुस्तक निर्णय के लिए आई थी। आप दो लोगों की बताऊंगा बाद में। सबसे पहली पुस्तक धनंजय जयपुरी जी की आई थी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष की। पहली पुस्तक मतलब जो है, जो पुस्तकों के नाम है पहले क्रम और आखिरी क्रम एक ही है। धनंजय जयपुरी जी की गीता दुत विलंबित, ये पुस्तक आई थी पांचों के पास, 5 निर्णायकों के पास। उसके बाद संत कुमार वाजपेयी जी की, जो हमारे अर्थ मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी, उनकी पुस्तक आई थी शिव महिमा। उसके बाद देवी शरण भट्ट जी की पुस्तक आई थी असलियत में चांद है, असलियत में चांद मेरे पास है। उसके बाद जो पुस्तक का नाम है डॉक्टर स्मृति कुलश्रेष्ठ श्रेष्ठ की काव्यांजलि। फिर राजीव खरे की पुस्तक आई थी सुरमई, काव्य संग्रह था सुरमई। डॉक्टर धर्मपाल साहिल की छड़काओं की पुस्तकें आई थी मुझ में कितना कौन, और साथ में नीता श्रीवास्तव जी की पुस्तक आई थी मिल्कियत मेरी गजल संग्रह, और डॉक्टर सुमन सुरभि का गीत संग्रह आया था चेतना के पंख। और इन्हीं 2 में से 8 में से 2 विजेता आपके समक्ष खड़े हैं। 51,000 के प्रथम पुरस्कार में नीता श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हमारी 51,000 रुपए की विजेता, और हमारे उत्तर प्रदेश के श्यामल मजुमदार दादा को बधाई कि उनकी साहित्य मंत्री आई हैं 21,000 रुपए के द्वितीय पुरस्कार को प्राप्त कर रही हैं। और इसी समय के बाद अब
थोड़ी औपचारिकता जो रहेगी, अब ज्यादा देखिए आप लोग अनुशासित हैं, ये तो साबित हो गया, शब्दाक्षर इसी पे गर्व करता है कि बाकी कोई संस्था होती तो आधे आदमी चले जा चुके होते, भोजन करके विश्राम करते, लेकिन आप लोग आग्रह पर, निवेदन पर, शब्दाक्षर के अंग है, स्तंभ है, अभी भी बैठे हैं। लेकिन 2-3 प्रक्रिया है, अब मैं नहीं रोकूंगा, अब सब लोग भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद वो 2-3 प्रक्रिया के बाद हम लोग जो है पूरे 1.5 दिन तक एक दूसरे की रचनाएं सुनेंगे। 4:30 बजे लौट आना है, प्रधान संचालक जी का निर्देश हो चुका है। 45 मिनट ही भोजन के लिए हम लोग लेंगे, उसके बाद ले आइएगा, सब लोग आ जाइएगा, कार्यक्रम हम लोग शुरू कर देंगे। कोई इधर उधर समय न जाया करे, कृपया 4:30 बजे आ जाए। फोटो लीजिएगा। अरे नीता जी कुछ कहना चाहती है, खाने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन हमने ये बाकी समय दिया गया है। सब लोग भोजन करिए, क्योंकि 4:30 बज जाएगा तो आपको भोजन करने के लिए फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर यहीं बैठना पड़ेगा।